ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि स्विच गियर आखिर ऑपरेट कैसे करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीटी, किस तरह से सीटी के प्राइमरी करंट को हम लोग सेकेंडरी में लो वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। वो तो खुद ब खुद होता है, सीटी इसको करता है। सेटिंग हम करते हैं 200/5 से 400/5, और फिर वो सेकेंडरी करंट रिले में जाता है और रिले में बैटरी का कनेक्शन होता है और एनो कॉन्टेक्ट एक होता है, और उसका जो रिटर्न है वो ब्रेकर में ट्रिपिंग कॉइल में होता है ना। तो जैसे ही कोई फॉल्ट होता है, सीटी का लार्ज करंट प्राइमरी लार्ज होगा तो सेकेंडरी भी लार्ज हो जाएगा, और अगर वो वैल्यू सेट वैल्यू से ज़्यादा है तो जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनसी हो जाएगा, और जैसे एनो कॉन्टेक्ट एनसी होगा बैटरी से सप्लाई ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉन्टेक्ट में चला जाएगा और ब्रेकर ट्रिप होकर के आपके इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट कर देगा। जो बेसिक फंडा है जो हर जगह यही यूज होता है, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अभी ध्यान में आ गया इसलिए एक बार फिर हम उसको ये कर रहे हैं। एनो और एनसी, मैंने कहा था कि रिले में उस फिगर में तो हम लोग एक ही एनो कॉन्टेक्ट बनाए थे, लेकिन एक्चुअली रिले में कई सारे एनो और एनसी कॉन्टेक्ट्स होते हैं। एनो कॉन्टेक्ट्स वो होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में ओपन होते हैं, और जब फॉल्ट आता है तो क्लोज होते हैं। और एनसी कॉन्टेक्ट्स वो होते हैं जो नॉर्मली क्लोज होते हैं, मतलब हेल्दी कंडीशन में क्लोज होते हैं, और जब फॉल्ट आएगा, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आएगा तो वो ओपन होगा। अब देखिए, जब आप विजिट करने के लिए गए होंगे पावर सब स्टेशन में और आप ऑपरेटर रूम में गए होंगे तो बड़ा बड़ा पैनल लगा होता है, और पैनल पे कई सारे लाइट्स लगे होते हैं। वो सारे लाइट्स डीसी लाइट्स होते हैं, और वो सारे के सारे पैनल के एनो एनसी कॉन्टेक्ट से कनेक्टेड होते हैं। कोई एनो से कनेक्टेड होता है, कोई एनसी से कनेक्टेड होता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि कौन से लाइट एनो से कनेक्टेड होने चाहिए और कौन से लाइट एनसी से कनेक्टेड होना चाहिए। इवन इतना भी है कि जो लाइट का कलर है वो किसी पार्टिकुलर ऑपरेशन को बताता है। जैसे ग्रीन लाइट है तो वो हेल्दी ऑपरेशन को बताता है, रेड है तो वो फॉल्ट या इस तरह से। तो सबका अपना अपना एक नोमेनक्लेचर है, सबका अपना अपना एक लाइट का मतलब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किस लाइट का कनेक्शन किससे करें। हालांकि हर एक लाइट रिले के किसी न किसी एनो या एनसी से ही कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हम बात करें एक ऐसे लाइट की जो कि तब ग्लो करे जब हमारे फीडर में कोई फॉल्ट हो, जब हमारे फीडर में कोई फॉल्ट हो। जब फीडर हेल्दी हो तब वो नहीं ग्लो करे, लेकिन जैसे फीडर में फॉल्ट आए तो बल्ब ग्लो करे या अलार्म बजने लगे। तो उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे? तो देखिए, आप खुद सोचिए कि क्या आप खुद ये सोचिए कि उस बल्ब कनेक्शन कैसे करेंगे, वो तो मैं आपको भी यहाँ बता दूंगा, लेकिन आप खुद ये सोचिए कि उस बल्ब को रिले के किस कॉन्टेक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, एनो से कि एनसी से। तो आप ये सोचिए कि उस बल्ब को जलना कब है। उस बल्ब को तब जलना है जब कोई फॉल्ट हो। नॉर्मल कंडीशन में उसको नहीं जलना है, नॉर्मल कंडीशन में उसको ऑफ रहना है ना। और जब फॉल्ट हो तब उसको जलना है, तब उसको जलना है। ऐसा वो बल्ब है, तो उसको रिले के किस कॉन्टेक्ट से लगाया जाए। नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहना है, तो इसका मतलब है कि उसको रिले के एनो कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रिले का एनो कॉन्टेक्ट नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है और फॉल्ट आने पे क्लोज होता है। तो जैसे ही फॉल्ट आने पे क्लोज होगा वो बल्ब जल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, जैसा कि आप अपने घर पे स्विच और बल्ब लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। बस सोचना ये है कि किसको किससे कनेक्ट करना है। जैसे कि एक ग्रीन बल्ब होता है जिसका मतलब होता है हेल्दी फीडर, तो उसको किससे कनेक्ट करें। हेल्दी फीडर का मतलब उस ग्रीन बल्ब को हमेशा जलना है, अगर फीडर सही है तो जलता रहेगा, यानी नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहेगा, अब फॉल्ट में ऑफ होगा। तो उसको किससे कनेक्ट करें, तो उसको आपको एनसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मली क्लोज्ड से, ताकि जब नॉर्मल कंडीशन है, क्लोज्ड है, तो बल्ब जलता रहे। फॉल्ट आएगा तो एनसी बन जाएगा एनो, और जितने एनो है सब बन जाएंगे एनसी। तो जैसे ही फॉल्ट आएगा वो एनसी कॉन्टेक्ट एनो हो जाएगा, ग्रीन बुझ जाएगा, रेड जल जाएगा, या अलार्म लगाए तो अलार्म बजने लगेगा। बात समझ में आ रही है?
आइए देखते हैं सर्किट कैसा सर्किट है। जैसे कि अगर हम सिंपल है सर्किट तो बहुत सिंपल है। जैसे कि ये रिले है, अगर है ना, रिले जो कि बैक में मिलेगा आपको, पीछे से पैनल खोलेंगे तो रिले के टर्मिनल्स मिलेंगे, उसमें कई सारे कॉन्टेक्ट मिलेंगे आपको, पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट्स, देयर आर मेनी, ऊपर नीचे सब होता है, और सबके या तो लिखा रहेगा NO NC, या अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपल मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर सटाएंगे कंटिन्यूटी पे तो आवाज करने लगे टो 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 टो, इसका मतलब कंटिन्यूटी है, मतलब वो NC कॉन्टेक्ट है। खैर अभी हम एक कॉन्टेक्ट को लेकर के चलते हैं जो हमको रेड वाले बल्ब का दिखाना है। तो रेड वाला बल्ब जो कि सिर्फ तभी जलेगा जब फॉल्ट आएगा, मतलब नॉर्मली ओपन, तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट से। सपोज ये एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, तो होता क्या है कि जो बल्ब है उसके दो टर्मिनल होंगे, है ना, और जो बैटरी बैंक है उससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव पैनल में एक जगह रख लेते हैं, है ना, और वहां से जहां जहां बैटरी को ले जाना है वहां वहां उसको ले जाते हैं। आप देखेंगे उसमें फेरूल वगैरह लगा रहता है, उससे पता चलता है। फेरूल क्या होता है ये मैं आपको दिखा दूंगा, फेरूल मेरे पास है कई सारे, ठीक है। वो एक कोडिंग होता है जिससे कि पता चलता है कि ये डीसी सप्लाई है, ये एसी सप्लाई है, वायर का, वो हम आपको दिखा देंगे। तो देखिए जरा ये जो है इनफैक्ट दिखाई देता है, देखिए कुछ इस टाइप का फेरूल होता है। ये तो हम पूरा आपको बंडल ले आए, जैसे कि इसमें से एक हम तोड़ते हैं, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा पीला रंग का, ये इसको कहते हैं फेरूल, है ना। तो ये फेरूल जो है ये बड़ा काम का चीज है, चीरी भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज, लेकिन ये फेरूल जो है बहुत काम का चीज इसलिए है क्योंकि हर वायर के आप पैनल में जब देखेंगे तो ये बहुत पतला है, जितना मोटा तार होगा उससे फेरूल आता है, लेकिन हर वायर के ऊपर ये लगा रहेगा, और इसी से आपको पता चलेगा कि ये वायर किस पर्पस के लिए है ना, क्योंकि आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, हर फेरूल के ऊपर में कुछ लिखा रहता है। जैसे इसके ऊपर में लिखा हुआ है जेड, है ना, जो डीसी सप्लाई वाला वायर होगा जिसमें डीसी सप्लाई होगा उस पे लिखा होगा P या D प्लस या इस तरह से कुछ लिखा होगा, है ना, ताकि आपको पता चले कि ये किस पर्पस के लिए। D लिखा रहता है, D प्लस या P, AC में अलग सिंबल रहता है, तो वो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये जो फेरूल है येलो रंग का, ये बहुत काम का चीज, इसको देख करके हम लोग पता लगाते हैं कि ये किस पर्पस का है। ये वायर जो है, ये वायर में डीसी है कि एसी है, ये कहाँ से आया है, तो ये फेरूल है, ठीक है ना। इसके ऊपर तो जेड लिखा हुआ है, कंट्रोल का है ये। तो जब आप पावर सिस्टम में जाएंगे और पैनल वगैरह को देखेंगे तो आप ऐसा सीखेंगे। खैर, तो हमारा ये कहना है कि जो बैटरी से जो डीसी आता है वो पैनल में एक जगह आ जाता है प्लस माइनस, और फिर वहां से फिर जहां भी ले जाना हो आप ले जा सकते हैं विद फेरूल, ताकि पता चले कि आपने यहाँ से लाया। खैर, क्योंकि पैनल में कई सारे वायर होते हैं, आप कितना को ट्रेस करोगे, पूरी उसकी एक ड्रेसिंग होती है, वो पूरा खराब हो जाएगा। खैर, तो होता ये है कि ये जो बल्ब है जो कि आपके बाहर में लगा हुआ है, उसके पीछे में जब आप जाएंगे तो उसके दो टर्मिनल मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि किसी भी एक टर्मिनल को, सपोज आपने, है ना, तो क्या है कि ये जो NC पॉइंट है इसके एक टर्मिनल पे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है, और जो आपका लाइट है उसका एक टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो NC के, स्विच का सिंपल सर्किट है, NC के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्टेड है। तो होगा क्या, नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, जैसे ही फॉल्ट आएगा रिले ऑपरेट करेगा, ये NO बन जाएगा NC, ये इससे चिपक जाएगा, और जैसे ही ये इस पे सटेगा क्या होगा, यहाँ से सप्लाई इसमें, इससे इसमें, इसमें सर्किट क्लोज, बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसी तरह से अगर आपको हेल्दी वाला का जलाना है तो उसको NC खोज के, अगर लिखा हुआ हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करके NC पॉइंट खोज के और उसमें आप रेड वाले को ग्रीन वाले को कनेक्ट कर दीजिए। दैट इज वेरी सिंपल। तो
ये एक प्रैक्टिकल चीज इस तरह का है। अब आगे देखिए, तो NO-NC मिलते रहते हैं और हम लोग उससे काम करते हैं, कई तरह के काम करते हैं। एक एक NO से भी जब जरूरत पड़ती है तो कई सारे बहुत सारा उस पर आप देखेंगे पैनल में, तो हेल्दी, ट्रिपिंग, अलार्म, शटडाउन, ब्रेकडाउन, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक्चुअली सिंगल लाइन डायग्राम है क्या? सिंगल लाइन डायग्राम जो है सो किसी भी पावर सिस्टम का, पावर आप सब स्टेशन कहिए या ग्रिड सब स्टेशन कहिए या पावर प्लांट कहिए, उस पावर प्लांट का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पेपर पे। जिस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे ट्रांसफार्मर का या इंडक्शन मोटर का, तो लीकेज रिएक्टेंस को दिखाने के लिए इंडक्टर लगा दिए, कोर लॉस रेजिस्टेंस इससे कर दिए, उसी तरह से पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स को एक सिंबल का रूप दिया गया और हूबहू जैसे वो सबस्टेशन में कनेक्टेड हैं वैसे ही उनका कनेक्शन पेपर पे बना दिया गया, तो वो कहलाता है सिंगल लाइन डायग्राम। और उसको सिंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली में तो सारा कुछ 3 फेज में है ना, लेकिन पेपर पे अगर हम तीनों फेज दिखाने लगे तो वो बल्कि भी हो जाएगा और घिच-पिच भी हो जाएगा। तो 3 फेज को सिंगल फेज की तरह दिखाया जाता है और ये माना जाता है कि एक लाइन है मतलब 3 लाइन, दैट इज, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम इज अ वेरी सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पावर सिस्टम इन विच एवरी इक्विपमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। प्रत्येक इक्विपमेंट अपने एक्चुअल शेप में नहीं बल्कि अपने सिंबल में रिप्रेजेंट होता है। और अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम को स्टडी करना आ गया तो आप पटना में बैठिए, बंगाल में बैठिए, अपने घर में बैठिए, कहीं भी बैठिए, वहां से बैठ के आप सब स्टेशन की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सब स्टेशन में ऑपरेटर को गाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या करें, किसको ऑपरेट करें, किसको नहीं, कर सकते हैं बैठे बैठे, अगर आपको उसको स्टडी करना आ गया। समझ में आ रही बात? सिमिलरली ड्राइंग्स होती हैं, जैसे ब्रेकर आप कोई भी देखेंगे तो ब्रेकर का अपना एक ड्राइंग होता है, उस ड्राइंग को पढ़ना आपको आ गया तो आप ब्रेकर में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तुरंत आप ठीक कर सकते हैं। तो ये सब तो खैर आपको एक्सपीरियंस से आएगा, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम आपको बनाना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में हमसे खुद कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी भी पावर सिस्टम का, किसी भी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ। तो बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना होगा कि सिंबल्स क्या है। जैसे देखिए, अल्टरनेटर हो या लोड हो, अल्टरनेटर हो या लोड हो, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही तरह से, एक गोला में G लिख दिए तो जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, और M लिख दिए तो लोड हो गया। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस तरह से लिखा हुआ होगा तो उसमें ऐसे आपको स्टार या डेल्टा या स्टार कुछ भी इस तरह से बना हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जनरेटर किस में कनेक्टेड है? स्टार में कनेक्टेड है। जनरेटर आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग पढ़िएगा कि जनरेटर में स्टेटर से ही हम लोग सप्लाई देते हैं, तो स्टेटर अगर स्टार में कनेक्टेड है तो इस तरह से होगा, डेल्टा में कनेक्टेड है तो इस तरह से होगा। उसी तरह से ट्रांसफार्मर, तो अल्टरनेटर का सिंबल कुछ इस तरह का है, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा है। जनरल जो ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या आपके घर के अगल बगल में जो है, उसका सिंबल कुछ इस तरह से, सिंपल 2 सर्कल्स क्रॉसिंग ईच अदर। लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर है उसको थोड़ा सा इस क्या कहते हैं, इसको रेक्टेंगल में घेरते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में घेर के क्रॉस करते हैं कुछ इस तरह, सिंपल ये है ना, इसमें घेर के और उसके बाद क्रॉस कर दे। इसका मतलब इट इज पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर मतलब 11 किलोवोल्ट एंड अबव, है ना। 11 किलोवोल्ट से नीचे का जितना है सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। 11 किलोवोल्ट एंड अबव मतलब आप कहिएगा सर 11 किलोवोल्ट मतलब 33/11 एंड अबव। 11/440 का तो आपके घर के बगल में भी है, तो वो पावर ट्रांसफार्मर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। 33/11 के जितने भी हैं वो सारे पावर ट्रांसफार्मर में आते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा होता है। इसमें भी आप देखिएगा कुछ इस तरह से बना रहेगा, स्टार, जैसे आप अगर आप पढ़े हो 3 फेज ट्रांसफार्मर तो उसके कई सारे कनेक्शंस पॉसिबल हैं, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा। तो
इस तरह से बना रहेगा आपको कि इसका मतलब यह है कि प्राइमरी जो है वो स्टार में कनेक्टेड है और सेकेंडरी जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड है। इसको तो हम लोग देखेंगे पर यूनिट में भी, ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस में। नेक्स्ट है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का सिंबल कुछ इस तरह का है, स्क्वायर और उसमें कट। सर्किट ब्रेकर किसी भी तरह का सर्किट ब्रेकर हो, एमओसीबी, वीसीबी, SF6, सबका लगभग इसी तरह का सिंबल। नेक्स्ट देखिए करंट ट्रांसफॉर्मर मतलब सीटी। सीटी का सिंबल कुछ इस तरह से, वायर, क्योंकि वायर के साथ सीटी किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। हमने आपको बताया था कि ये ट्रांसमिशन लाइन है तो इसी के साथ ये सीटी ऐसे कनेक्ट, सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो सीरीज में कनेक्टेड है सीटी, तो इसका सिंबल कैसा है, ऐसा है। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का वर्क हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है, लेकिन उतना हाई वोल्टेज को कैसे मेजर करें, तो पीटी से मेजर करते हैं, है ना। पीटी क्या करता है, उस हाई वोल्टेज को अपने टर्न्स रेशियो के हिसाब से कम करके हमको देता है, और हम जितना भी रेशियो से कम किया उतना मल्टीप्लाई करके समझ जाते हैं। यहाँ हमारे जो मीटर्स हैं वो इस तरह से कैलिब्रेटेड होते हैं कि वो उतना दिखा देते हैं वोल्टेज, है ना। तो पीटी का सिंबल कुछ इस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के टाइप का, और इस तरफ अर्थ करना जरूरी है क्योंकि पीटी इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये अर्थ होता है और इस तरह से लाइन है, तो पीटी का ये सिंबल है। ये सिंबल आइसोलेटर का है, आपको कई जगह मिलेगा। देखिए आइसोलेटर लगाया जाता है मेनली इस तरह से ताकि हम अपने सबस्टेशन में किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कर सकें अच्छे से, है ना, मेंटेनेंस अच्छे से कर सकें, इसलिए बहुत हिसाब से आइसोलेटर लगाते हैं। आप देखेंगे कैसे लगेगा। लाइटनिंग अरेस्टर, एलए, ये एलए लाइटनिंग अरेस्टर जिसका काम होता है कि लाइटनिंग के समय या जब बिजली वगैरह चमकती है तो ये खुद को शॉर्ट करके ब्लास्ट हो जाता है और अदर इक्विपमेंट्स को, ट्रांसफार्मर को या अदर इक्विपमेंट्स तक उस बिजली को जाने नहीं देता है। खुद से हुआ, ग्राउंड कर दिया। देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। फ्यूज, सिंपल सिंबल है फ्यूज का। कहीं कहीं सर्किट ब्रेकर के जगह फ्यूज भी यूज करते हैं, उसका सा सिंबल है। और ये किसका सिंबल है, ट्रांसमिशन लाइन का। अब इन सिंबल्स को यूज करके हम लोग एक सबस्टेशन का, एक्चुअल सबस्टेशन का SLD यहाँ बनाएंगे, तो हम बना के रखेंगे और फिर आपको समझाएंगे कि इसको कैसे रीड करें, कैसे पढ़ें, और उसके बाद आप कोई भी अपने दिमाग से बना सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। ये जो है ये एक सिंपल एक्चुअल पावर सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है, और चूंकि हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम के इक्विपमेंट्स का सिंबल समझ चुके हैं इसलिए हम लोग इसको समझ सकते हैं। जब भी आपके सामने कोई SLD आए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इनकमर किधर से है ना। इनकमर अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर वहां से आप धीरे धीरे करके सारा कुछ समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे इनकमर यहाँ है, इनकमर फ्रॉम 132/33 किलोवोल्ट GSS मतलब ग्रिड सबस्टेशन। जैसा मैंने कहा ये PSS का SLD है तो इसको पावर किसी ग्रिड से आ रहा होगा। अगर ग्रिड का SLD होगा तो उसको पावर किसी और सबस्टेशन से आ रहा होगा। जैसे मुजफ्फरपुर की बात करें, खबरा सबस्टेशन का SLD है तो उसको बिकनपुरा ग्रिड से पावर आ रहा होगा। तो ये है, इसको पावर ग्रिड से आ रहा है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आया तो सबसे पहले एक आइसोलेटर है, उसके बाद एक सर्किट ब्रेकर, फिर एक सीटी, फिर एक आइसोलेटर। देखिए इस यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन में अगर आपको कहीं भी कुछ काम करना हो ना, कहीं भी कुछ भी काम करना हो, मेंटेनेंस का काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, तो हम लोग ग्रिड से शट डाउन लेंगे ही लेंगे, ग्रिड से बंद कराएंगे। क्योंकि देखिए अगर आपको मान लीजिए इस सर्किट ब्रेकर पे ही काम है, कुछ करना है, तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर पे काम कुछ करना है, सर्किट पे साफ सफाई करना है, मेंटेनेंस कुछ करना है, तो इसको ऑफ कर लें। अब देखिए सर्किट ब्रेकर को ऑफ करने का 3 तरीका है। एक तो तरीका है जो फॉल्ट पे होता है अपने आप, जो हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। एक और तरीका है बाय द हेल्प ऑफ TNC स्विच, जो कि आपने पैनल्स पे देखा होगा, आगे लगा होता है, जिसको ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं शट डाउन वगैरह देने के लिए। उसके 3 पोजीशंस हैं, एक है ट्रिप, एक है नॉर्मल और एक है क्लोज। जब ऑपरेटर उस स्विच को ट्रिप की तरफ घुमाएंगे तो सर्किट ब्रेकर में वही चीज है ना, जैसे आपका ट्रिपिंग कॉइल ऑपरेट करके ब्रेकर को ट्रिप करता है,
तो ट्रिपिंग कॉइल को एक सप्लाई जो है वो रिले से जाती है और एक और सप्लाई स्विच से जाती है, टीएनसी स्विच से, पैनल के टीएनसी स्विच से। तो जब आप उसको ट्रिप की तरफ घुमाएंगे तो भी सप्लाई मिल जाएगा ट्रिपिंग कॉइल को और ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। दूसरा तो ये हो गया। अब मान लीजिए अगर आपका टीएनसी स्विच काम नहीं कर रहा है या आपका ट्रिपिंग कॉइल जल गया है और फिर भी ब्रेकर को ऑफ करना है, तो एक और पॉसिबिलिटी है मैनुअल, है ना। मैनुअल में क्या है, कुछ नहीं, आप यार्ड में जाइए। सबसे ज्यादा रिस्की है, नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में करना पड़ता है। यार्ड में जाइए, ब्रेकर को ओपन कीजिए, ट्रिप वाला जो कॉइल है, वो जो प्लंजर जो अंदर जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अंदर जाके हिट करता है, उसको आप मैनुअली हिट कीजिए, किसी लकड़ी से या किसी चीज से उसको हिट कीजिए, उससे भी ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो ब्रेकर के ट्रिप होने का मतलब हुआ कॉन्टेक्ट का ओपन हो जाना। तो जैसे आप इसको ट्रिप करेंगे तो इसके बीच का कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर इधर काम कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है। क्यों? क्योंकि इधर तो सप्लाई है, अभी ग्रिड से आपने बंद नहीं कराया, तो यहाँ तक तो है सप्लाई। अब यहाँ पे है सप्लाई, आपने ब्रेकर को ऑफ कर दिया, इस ब्रेकर को ऑफ करेंगे, पूरा का पूरा सब स्टेशन गोल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप आइसोलेटर को नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि आइसोलेटर पे इधर से 33 किलोवोल्ट सप्लाई है। इन द वे अगर अनफॉर्चुनेटली जो ऑपरेटर के जो ग्लोव्स है जो आइसोलेटर को खोलेंगे वो पंक्चर हो, या जो आइसोलेटर के ऊपर जो इंसुलेटर लगा हुआ है वो पंक्चर हो, तो 33 किलोवोल्ट से सप्लाई आ सकता है। इसलिए कभी भी 33 किलोवोल्ट साइड में बिना ग्रिड के शटडाउन, मतलब इस तरफ, इसके ऊपर, इस स्विच के ऊपर, है ना, आप बिना शटडाउन के ग्रिड से शटडाउन के काम नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि लोग करते हैं, बट गलत तरीका नहीं। इसको आप, हाँ, आपने ग्रिड से शटडाउन करा लिया, उसके बाद आप इसको खोल लीजिए आइसोलेटर को, इस पे काम है इसको कर लीजिए, यहाँ ब्रेकर पे काम है, ब्रेकर पे काम है वो कर लीजिए, सीटी पे काम है वो कर लीजिए। रिस्क लोग लेते हैं कि ब्रेकर को ट्रिप करा लिए, आइसोलेटर को 33 किलोवोल्ट पर ही खोल लिए, काम कर लिए। इट इज वेरी रिस्की, कभी नहीं करना है। कोई बात नहीं, ग्रिड से हम शटडाउन ले लेंगे थोड़ी देर का, है ना, ग्रिड से शटडाउन ले लेंगे, जितना भी देर का काम हो उतनी देर का ले लेंगे, बट डोंट टेक रिस्क। हाँ, लेकिन तो इस पोर्शन में अगर आपको काम करना है तब तो आपको ग्रिड से शटडाउन लेना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद, जैसे देखिए ये 33 किलोवोल्ट यहाँ पे आया, ये ब्रेकर, ये सीटी, अब ये जो कॉम्बिनेशन है सीटी और ब्रेकर का, इसका अपना एक अलग पैनल होगा ऑपरेटर के रूम में, इस तरह का, जिसके ऊपर लिखा होगा 33 किलोवोल्ट इनकमर। ये 33 किलोवोल्ट इनकमर का, यहाँ पर फिर कई सारे बॉल वगैरह होंगे, फिर एक स्विच होगा जिसको मैंने आपको बोला है टीएनसी स्विच, इस तरह से और भी तरह से, यहाँ पे नीचे रिले वगैरह आपको दिखा देगा, ठीक है। अब क्या है, ये आइसोलेटर है ना, और अगर ये क्लोज है, ठीक है, अगर ये क्लोज है तो यहाँ से 33 किलोवोल्ट किधर आ जाएगा, इस बस बार में आ जाएगा। ये जो डॉग का या वुल्फ का बस बार होगा, उसमें ये पूरा का पूरा 33 किलोवोल्ट आ जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 33 किलोवोल्ट है। अब इधर एक पीटी लगा हुआ है 33/0.220 का, मतलब 33,000 वोल्ट बदले 220 वोल्ट का। ये पीटी ये मेजर करेगा कि भाई हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, हमको एप्रोप्रिएट 33,000 मिल रहा है कि कितना कम मिल रहा है। अगर कम मिल रहा है तो फिर हम ग्रिड को फोन करेंगे कि भाई हमको वोल्टेज कम मिल रहा है। ग्रिड फिर अपने ट्रांसफार्मर का टैप चेंजिंग वगैरह होता है, वो सब करके वोल्टेज बढ़ा के हमको देगा। तो ये पीटी है जो कि वोल्टेज को मेजर करके बताएगा कि इनकमिंग वोल्टेज सही है कि नहीं है। इसका भी मीटर वगैरह पैनल पे लगा रहता है। और ये एलए है, लाइटनिंग अरेस्टर। अगर यहाँ पर बिजली आए तो एलए इधर जाने से पहले, उधर जाने से पहले इधर ही अपने से ग्राउंड करके उसको बिजली को खत्म करेगा, कोई इक्विपमेंट डैमेज नहीं होने देगा। इसकी वर्किंग तो पढ़ेंगे डिटेल में। अब इसके बाद 33 किलोवोल्ट बस के बाद अब यहाँ से दो बे स्टार्ट हो गया, दो रास्ता स्टार्ट हो गया। दो ट्रांसफार्मर है इस सब स्टेशन में, तो दो रास्ता स्टार्ट हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए अगर आपको अब इस बस पे काम करना है ना, इस बस पे काम करना है, बस मान लीजिए लूज हो गया, लूज नहीं मतलब वाइंडिंग वगैरह खुल गई हैं, या बस पे कुछ काम करना है। अब देखिए मैंने ये भी कहा है कि ये वायर एक दिख रहा है आपको, लेकिन ये 3 वायर है, 3 फेज। ये भी बस 3 वायर है, ठीक है। अगर आपको इस पे काम करना है तो आप बिना ग्रिड के शटडाउन के भी कर सकते हैं।
अगर इस बस पे काम करना है तो कैसे करेंगे? आप इस ब्रेकर को ट्रिप कीजिए, ब्रेकर ट्रिप हो गया, ब्रेकर ऑफ हो गया, उसके बाद इस आइसोलेटर को खोल लीजिए, खोल सकते हैं। ये ट्रिप हो गया, ये ऑफ हो चुका है, तो अब इस आइसोलेटर को खोल सकते हैं, इसको खोल लिए, है ना। अब उसके बाद इधर आप काम कर सकते हैं, ये ऑफ, ये खुल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से भी ऑफ हो चुका है, यहाँ से भी ऑफ हो चुका है, दो हमने सेव कर लिया। ब्रेकर को ऑफ कर दिया, इसको खोल दिया, तो अब ये सेफ है। अब आप इसमें कहीं भी काम कर सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है। तो आइसोलेटर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया है कि नहीं, कि आइसोलेटर यहाँ पर जरूरी है। अगर आइसोलेटर नहीं रहता तो एक रिस्क रहता, मतलब थोड़ा सा रहता, भले ही यहाँ पर आपने ब्रेकर को खत्म कर लिया, ऑफ ट्रिप कर लिया, तो खैर। अब ये दो बे हैं, अब इसमें फिर से वही चीज, आइसोलेटर, ब्रेकर, सीटी की रेटिंग भी लिखी हुई रहती है एसएलडी में कि सीटी कितने रेटिंग का, 400, 200, 101। अब एक्चुअली ये तो उसकी रेटिंग है, लेकिन एक्चुअली किस में कनेक्टेड है, 400 में कि 200 में कि 100 में, वो तो आपको उसको खोल के देखना पड़ेगा कि 1s2 में है कि 1s3 में है कि 1s4 में है, किस में है। अगर सबसे लास्ट टू लास्ट में है, 1s1 1s4 में है, तो मतलब 400 पर है, 1s1 1s3 में है तो 200 पर है, और 1s1 1s2 में सबसे क्लोज है तो 100 में होगा, वो तो देखने से पता चलेगा। खैर, अब ये बेस स्टार्ट हुआ, आइसोलेटर, फिर ब्रेकर, फिर सीटी, ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर 33/11 का, 33 को 11 में कन्वर्ट करेगा 5 MVA का। अब फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से सर्किट ब्रेकर, सीटी। देखिए इतने सारे ब्रेकर्स क्यों लगाए जाते हैं, ये सारे के सारे ब्रेकर्स हैं इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको और इसको, दो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रेकर लगा हुआ है कि कोई ना कोई फेल करे तो भी हमारा ट्रांसफार्मर, कोई भी फेल करता है फिर भी ट्रांसफार्मर बचा है। तो अब देखिए ये ट्रांसफार्मर है, इसके प्रोटेक्शन के लिए अब ये इसका 33 किलोवोल्ट साइड पे भी ब्रेकर लगा हुआ है और 11 किलोवोल्ट साइड पे भी ब्रेकर लगा हुआ है, सिमिलरली इधर भी, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर से आपको ये 11000 वोल्ट दिया इस बस पे और ये 11000 वोल्ट दिया इस बस पे, ठीक है ना, बस बार पे, और इनके बीच में भी एक आइसोलेटर लगा होता है जिसको कहते हैं बस कपलर। ये कभी कभी जरूरत पड़ती है तो क्लोज होता है, नहीं तो ये ओपन होता है, इसके बारे में बताएंगे अभी। अब यहाँ देखिए ये एक पीटी लगा हुआ है ना। इस पीटी का काम क्या है, इस पीटी का काम है कि इस बस के वोल्टेज को मेजर करना कि इस बस का कितना वोल्टेज, 11 किलो वोल्ट। इधर भी हो सकता है ना, इधर के बस के वोल्टेज को मेजर करने के लिए। इसकी रेटिंग कितनी है, 11000/220 वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना आया उसके हिसाब से देख करके अब देखिए, अब जैसे कि ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है सीवीसीटी, इसका अपना एक पैनल होगा, इसको कहते हैं 33 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, 33 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। इसका भी होगा ट्रांसफार्मर 1 प्रोटेक्शन, इसी तरह से 33 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर 2 प्रोटेक्शन। ये किसका है, इसका है। सिमिलरली 11 किलोवोल्ट का भी होगा, 11 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर 1 प्रोटेक्शन, 11 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर 2 प्रोटेक्शन, है ना। तो इन दोनों का भी होगा। फिर ये 11000 इस बस में आया, एलए यहां भी लगा हुआ है, और फिर ये फीडर को चला गया, है ना। फिर यहां से 11 किलोवोल्ट लेकर के आइसोलेटर, ब्रेकर, सीटी, आइसोलेटर। अब देखिए एक बार फिर से देखिए, अगर आपको ट्रांसफार्मर पे, इस ट्रांसफार्मर पे कुछ भी काम करना है ना, तो आपको देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस ट्रांसफार्मर पे काम करना है लेकिन इस ट्रांसफार्मर को चालू रखना है और इन सभी लोड को भी चालू रखना है, तो क्या करें? सुनारी बात, इस ट्रांसफार्मर को चालू रखना है, मतलब इस पे काम करना है, इस पे कुछ खराबी हुई या खराब हो गया, इस पे काम करना है, बाकी सभी लोड को चालू रखना है, तो क्या करेंगे वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जरा, सभी फीडर का फिर वैसे ही 11 किलोवोल्ट, आइसोलेटर, ब्रेकर, सीटी, आइसोलेटर, सबका वैसे ही, सबका अपना अपना अलग अलग है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर इस ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस पे हमको कुछ काम करना है, लेकिन हमको चारों लोड को चालू रखना है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये देखना पड़ेगा आपको। कैसे देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांसफार्मर इन चारों लोड को पावर दे सकता है?
जैसे कि मान लीजिए कि रात के समय, जैसे ये अगर 5 MVA का ट्रांसफार्मर है 33/11 किलो वोल्ट, तो इसका सेकेंडरी का जो करंट होगा वो 262 एम्पियर के लगभग होगा कुछ, है ना। मतलब 262 एम्पियर से ज्यादा तो इसका सेकेंडरी से जाने हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि रात के समय तो लोड इस पे भी 100 है, 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 400 एम्पियर टोटल लोड है, तो वो तो हम इससे नहीं दे सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 1 घंटा इन दोनों को चलाएं, 100 100 200 एम्पियर, फिर 1 घंटा इन दोनों को चलाएं, रोटेशन जिसको कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस बस कपलर को क्लोज करना पड़ेगा, है कि नहीं। इस बस कपलर को क्लोज करना पड़ेगा, तभी ना ये इधर तो पावर दे ही रहा है, इधर भी पावर दे पाएगा। और इस आइसोलेटर को खोल के रखना पड़ेगा, इस आइसोलेटर को खोल के रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तभी तो अब ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा, तो बीच का पूरा पोर्शन आपका सेफ पोर्शन है ना, बीच में आप काम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसको खोल के बीच में आप काम कर सकते हैं, इधर अपना पावर ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दिन का टाइम है ना, और दिन के समय ये 60 के करीब लोड रहता है, 60 240 एम्पियर, तो चारों को हम इससे सप्लाई दे सकते हैं, चारों को इससे सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 60 चौके 240, चारों का चारों से सप्लाई दे सकते हैं, बस कपलर को क्लोज रख के। और अगर आपका ट्रांसफार्मर ठीक हो गया तो बस कपलर को ओपन कर लीजिए, है ना। पहले इन सब लोड को हटा करके बस कपलर को ओपन कर दीजिए, उसके बाद इसको मतलब इसको और इसको क्लोज कर लीजिए, फिर इसका अलग पावर सप्लाई देगा, इसका अलग पावर सप्लाई देगा। तो अगर अभी हम लोग क्लास में रहते तो आपके कई तरह के क्वेश्चंस आते इस पर, है ना। लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चंस है, अच्छा ये तो हो गया। इसके अलावा 4 पैनल और होंगे। एक पैनल होगा 11 किलो वोल्ट या सीधे फीडर 1, है ना, F1 का पैनल होगा, लिखा होगा नाम से कोसी 11 किलो वोल्ट आउट गोइंग या इस तरह से। तो F1 आउट गोइंग, F2 आउट गोइंग, F3 आउट गोइंग और F4 आउट गोइंग नाम से 4 पैनल और होंगे। मतलब जैसा मैंने आपको कहा था 9 ब्रेकर तो 9 पैनल, इस तरह से होगा। तो ये इसका पूरा इसका कहानी है। आपको कहीं भी काम करना है, कहीं भी वर्क करना है, तो आप इस अरेंजमेंट से कर सकते हैं। आप कहीं भी देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस बस पे काम करना है, तब तो इन दोनों को बंद करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई उपाय नहीं है। तो इन दोनों को बंद कर लीजिए, ये चालू रहेगा, है कि नहीं। इस पे भी काम करना है तो इसको और इसको ऑफ कर लीजिए। इस बस पे काम करना है तो इसको ऑफ कर लीजिए, ब्रेकर को ऑफ कर लीजिए। आइसोलेटर के अगर किसी भी एक टर्मिनल पे वोल्टेज है तो हम आइसोलेटर को खोलने का परमिशन नहीं देंगे। आइसोलेटर को तभी खोलेंगे जब दोनों तरफ 0 हो जाएगा, मतलब कि इधर भी 0 इधर भी 0। तो इस ब्रेकर को ऑफ कर लेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर तो 0 है, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि इधर आपका फॉल्ट आ जाए, आगे फीडर 1 में कहीं कोई फॉल्ट आ जाए, है ना, तो किस ब्रेकर को सबसे पहले ट्रिप करना चाहिए? इसको सबसे पहले ट्रिप करना चाहिए, है ना। टाइम सेटिंग इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ये बंद होगा तो सिर्फ ये लाइन बंद होगा, है ना। तो टाइम सेटिंग इसकी सबसे कम होनी चाहिए। अगर ये ऑपरेट नहीं किया बाय द वे, किसी फॉल्ट किसी गड़बड़ी के कारण, तो ये ऑपरेट होगा। लेकिन ये ऑपरेट होगा तो क्या होगा? ये दोनों बंद हो जाएगा। इसलिए सबसे कम टाइमिंग इसकी होगी, उससे ज्यादा इसकी होगी। और अगर ये भी नहीं ऑपरेट किया तो इससे ज्यादा टाइमिंग होगी इसकी, ये ऑपरेट करेगा। ये ऑपरेट करेगा तो ट्रांसफार्मर भी बंद हो जाएगा और इन दोनों का सप्लाई तो बंद होगा ही। और अगर बाय द वे ये भी नहीं ऑपरेट किया तब ये ऑपरेट करेगा। इसकी टाइम सेटिंग इन सब में सबसे हाई होगी। ये ऑपरेट करेगा और ये ऑपरेट करेगा तो पूरा का पूरा पावर बंद हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं इतना नहीं होता है, ये ऑपरेट कर जाता है या ये कर जाता है या ये कर जाता है। इन तीनों में से कोई भी करेगा तो ये दोनों डैमेज होगा। लेकिन आइडियल केस में किसको होना चाहिए? सिर्फ इसको होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ एक और लगा दें, यहाँ एक और लगा दें,
भाई कॉस्ट भी देखना पड़ता है। यहाँ एक और लगा दोगे तो ठीक है ना, कि यहाँ एक और लगा दे तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉस्ट भी तो देखना है। इससे अच्छा है कि थोड़ा मेहनत करो, महीना में एक दिन शेड्यूल बनाइए, ब्रेकर को जाके मेंटेनेंस कीजिए। खैर, अब इसको देख करके हम लोग, ये पूरा हमारा स्विच गियर है, इसको देख करके हम लोग अपने स्विच गियर की प्रॉपर्टीज को, एसेंशियल प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी जो स्विच गियर की होनी चाहिए वो है सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर में 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि स्विच गियर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है और कौन सा कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? वो हम लोग करते हैं करंट सेटिंग के हिसाब से, है ना। हम लोग जब यहाँ पे करंट सेटिंग करते हैं रिले पर, तो इसका मतलब तो यही होता है कि नॉर्मली तो 100 एम्पियर जा रहा था, लेकिन हमने सेट किया हुआ है 150 एम्पियर पे। अगर 150 जा रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो पहली जो एसेंशियल जो फीचर है वो है सिलेक्टिविटी का पहला पार्ट, कि स्विच गियर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंडीशन नॉर्मल है और कौन सा कंडीशन एबनॉर्मल है। ठीक है, वो कैसे होता है? करंट सेटिंग कर देते हैं, उससे होता है। दूसरा जो स्विच गियर का है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि स्विच गियर को ऑपरेट होना चाहिए अगर फॉल्ट उसके जोन ऑफ प्रोटेक्शन में आए। तो एक नया टर्म आता है जोन ऑफ प्रोटेक्शन। जोन ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि ब्रेकर, मतलब कि कहां से कहां तक के फॉल्ट में कौन से ब्रेकर की जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि इस ब्रेकर की जिम्मेदारी बनती है कि इसके आगे अगर कोई भी फॉल्ट हो तो उस कंडीशन में ये ब्रेकर ऑपरेट करें, है ना, इसकी जिम्मेदारी। ठीक है, सिमिलरली ये जो ब्रेकर है इसकी जिम्मेदारी है यहां से लेकर के यहां तक में। अच्छा, इसके बारे में नहीं बताया, ये फ्यूज लगा करके सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर है। सब स्टेशन में जो लाइटिंग है, सब स्टेशन में जो फैन चलेगा, जो हीटर वूटर जलेगा, या जो भी सब स्टेशन के लोड्स होंगे, बैटरी का चार्जर ऑपरेट करेगा, उसके लिए सब स्टेशन में अलग से 11 किलोवोल्ट बाय 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसे आपके घर के बगल में लगा होता है। तो उसको सप्लाई कहां से देते हैं? इसी 11 किलोवोल्ट बस से एक फ्यूज के सहारे सब स्टेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहां से लेकर के इस बीच में कोई भी फॉल्ट हो तो ये इस ब्रेकर का जोन ऑफ प्रोटेक्शन। हालांकि अगर देखें तो इस ब्रेकर का जोन ऑफ प्रोटेक्शन यहां से लेकर के पूरा है, क्योंकि इसके बाद कोई भी फॉल्ट होगा उसमें ये ट्रिप करेगा, लेकिन इसके बाद की रिस्पांसिबिलिटी तो इसकी है। तो यहां से लेकर के यहां तक की अकेली रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? इस ब्रेकर की है। सिमिलरली इस ब्रेकर का जोन ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगा? इसके बाद का। इस ब्रेकर का जोन ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगा? यहां से लेकर के यहां इस ब्रेकर तक का। ठीक है, सिमिलरली इधर का जोन ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगा? इसके बाद कोई भी फॉल्ट। अब मान लीजिए अगर यहां पे फॉल्ट आया, सपोज जस्ट अगर यहां पे फॉल्ट आया तो इस ब्रेकर को तो पता भी नहीं चलेगा कि फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि यहां फॉल्ट आएगा तो यहीं से करंट ग्राउंड हो जाएगा, है ना। यहां आगे इसकी सिटी तक तो करंट जाएगा ही नहीं, तो बहुत कम जाएगा जो भी है, तो ये यहीं से ग्राउंड हो जाएगा, तो इसको तो पता भी नहीं चलेगा, तो इसको तो फॉल्ट का कोई एहसास नहीं होगा। किसको होगा एहसास? इसको होगा, क्योंकि इससे लार्ज करंट है कि नहीं। तो इसका जो जोन ऑफ प्रोटेक्शन होगा, जैसे इसका होगा वो होगा ये, फिर इसका जो होगा वो होगा, इस ब्रेकर को भी ले लो, ब्रेकर में फॉल्ट आता है, फिर इसका जो होगा वो होगा ये, है ना, फिर इसका जो होगा वो होगा यहां से लेकर के पूरा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर का होगा ग्रिड का। तो इस तरह से अलग अलग जोन ऑफ प्रोटेक्शन अलग अलग ब्रेकर का बांटा हुआ है। तो सेलेक्टिविटी का दूसरा पॉइंट ये है कि जिस ब्रेकर के जोन ऑफ प्रोटेक्शन में फॉल्ट आए उसी ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये गलती होती है, अगर मान लीजिए इस फीडर में फॉल्ट आया, ठीक है ना, और आपने क्या किया, गलती से क्या हुआ आपसे कि इस सीटी का जो 2 वायर था वो तो आप ले गए, ये कौन सा फीडर? F1। जैसे देखिए इस सीटी से जो 2 सेकेंडरी निकलेगा वो जाएगा F1 वाले पैनल में, ठीक है,
और F1 के रिले के एनो कॉन्टेक्ट से जो वायर निकलेगा वो आएगा इस ब्रेकर में, फीडर 1 के ब्रेकर में। लेकिन अगर कैसे आएगा, केबल ट्रेंच के माध्यम से। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने इसके एनो के रिले से, आदमी ही तो है, गलती हो सकती है, इसके एनो के आउटगोइंग से निकाल के अगर आपने F2 के ब्रेकर में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, फॉल्ट आएगा, इसमें ट्रिप करेगा ये। क्यों? क्योंकि इसके सीटी के रिले से निकाल के आप इसके पैनल में लगाए F1 में, लेकिन F1 के रिले से निकाल के आप F2 के ब्रेकर में लगा दिए, तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसके रिले में आएगा ज्यादा करंट, रिले ऑपरेट करेगा, लेकिन कनेक्शन कहाँ गया हुआ है, F2 में गया हुआ, ये ट्रिप कर दे। क्या ये सही है? चोट लगा इसको, पनिशमेंट मिल रहा है इसको, सही बात नहीं। तो स्विच गियर का एसेंशियल एक दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जिसके जोन ऑफ प्रोटेक्शन में फॉल्ट आए उसी ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए। हो गया। और तीसरा एक और एसेंशियल क्वालिटी ये है सिलेक्टिविटी और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो तीसरा एक और ये है कि स्विच गियर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंडीशन पावर सर्ज है और कौन सा कंडीशन एक्चुअली फॉल्ट कंडीशन है। पावर सर्ज क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये कोई पेड़ है, तेज हवा आई, सटा हटा, सटा पावर सर्ज, हटा खत्म, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हुआ। क्या आप चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की जो घटना है इसमें भी आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाए और लाइट खत्म हो जाए? ये तो एक झटका है, आया गया खत्म। आप क्या चाहते हैं, आए अगर सटा हुआ है तो ब्रेकर ट्रिप करें, लेकिन आया गया तो इसको कहते हैं पावर सर्ज, थोड़ी देर के लिए लार्ज वाला बात है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पावर सर्ज के कारण भी लाइन कट जाए और सारा कुछ बंद हो जाए। तो हमारे स्विच गियर को इतना दिमाग होना चाहिए कि वो समझे कि कौन सा कंडीशन पावर सर्ज का है और कौन सा कंडीशन फॉल्ट का है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग टाइम सेटिंग करते हैं ना, रिले में टाइम सेटिंग। इतना देर तक अगर वो लार्ज करंट फ्लो कर रहा है तभी NONC बनेगा। अगर हमने सेट किया है 1 सेकंड, पेड़ आया हट गया, 1 सेकंड होगा ही नहीं, तो थोड़ी देर के लिए करंट तो गया, रिले फैला, लेकिन उसको 1 सेकंड लगेगा NC बनने में, लेकिन उतने देर में हट गया तो ये भी हट गया, तो ये हो गया। समझ आ रही बात? तो जो पावर सर्ज है और जो फॉल्ट कंडीशन है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आपके रिले में हम लोग क्या करते हैं, टाइम सेटिंग करते हैं। हो गया। दूसरी जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आप जानते ही हैं कि भरोसा होना चाहिए, और भरोसा कैसे होगा, आप शेड्यूल मेंटेनेंस कीजिए, है ना। जैसे हम लोग भी जाते थे, हम लोग का शेड्यूल था मंथ में एक सब स्टेशन विजिट करने का, तो हम लोग जाते थे, वहाँ का प्रॉपर शटडाउन लेते थे 2-3 घंटे का, और उसमें जितने ब्रेकर्स होते थे उन सब का रिले से ऑपरेशन चेक करते थे, सब में ग्रीसिंग वगैरह प्रॉपरली करवाते थे ताकि सब कुछ मेंटेन रहे। जितना ज़्यादा आप मेंटेनेंस करेंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे ब्रेकर्स को, उतना ज़्यादा उनकी रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेंसिटिविटी। सेंसिटिव होना चाहिए, जो आपने जो सेट किया है करंट उससे जैसे ही वैल्यू ज़्यादा हो रिले का ऑपरेशन, अच्छा जो वैल्यू आप सेट करते हैं ना उसको कहते हैं पिकअप करंट। पिकअप करंट, क्योंकि उसके बाद जैसे ही करंट बढ़ेगा तो रिले का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट है कि जो जैसे ही पिकअप करंट क्रॉस हो रिले ऑपरेट करना शुरू कर दे, और जैसे ही टाइम पहुंचे रिले ऑपरेट करके ब्रेकर को ट्रिप कराए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये भी है सेंसिटिविटी की। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, स्टेबिलिटी का मतलब वही है, जैसे ये ब्रेकर है ना, और ये सीटी है, मान लीजिए फॉल्ट आया तो रिले वेट करेगा, वो एक्सपैंड वगैरह होगा, जो हमने टाइमिंग सेट की उतने देर वेट करेगा, और उतने देर में अगर करंट कम नहीं हुआ तो ट्रिप करेगा। अच्छा एक बात और समझिए, जब इस पीरियड में फॉल्ट हुआ, यहां से लार्ज करंट जा रहा है, तो लार्ज करंट यहां से भी जा रहा है, यहाँ पे करंट कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा, तो लार्ज करंट यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से मतलब इससे इन सब से लार्ज करंट जा रहा है, इससे नहीं जा रहा है, इससे तो जितना जाएगा था उतना ही जाएगा, इससे इन सब से लार्ज करंट जा रहा है। तो
तो ऐसा हो सकता है कि जो रिले की सेटिंग है, जो भी आपने सेटिंग की है, ये चारों ही तैयार हैं ट्रिप होने के लिए। सभी से जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है वो पिकअप करंट से ज्यादा है। ये चारों तैयार हैं ट्रिप होने के लिए, लेकिन दे विल वेट। किसका वेट करेंगे? अपने अपने टाइम के आने का, है ना। अपना टाइम आएगा तो जब इसका टाइम आएगा तब ये ट्रिप करेगा, तब तक ये वेट करेगा। सबसे पहले इसकी टाइमिंग सबसे कम है, इसको सबसे पहले ट्रिप करना है, लेकिन ये भी वेट करेगा जो इसकी टाइमिंग है उतना ही, कहीं पावर सर्ज हो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये सबसे पहले ट्रिप करेगा, ये नहीं किया तो ये करेगा, ये नहीं किया तो ये करेगा, और ये नहीं किया तो ये करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे के भरोसे छोड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा काम है, तुम जानो, तुम ट्रिप करो तो करो, नहीं तो बाहर में जैसे बस। ऐसा नहीं है ना। ये अगर नहीं ट्रिप किया तो फिर इसको ट्रिप करना है, और ये भी नहीं किया तो ये ट्रिप करेगा, ये भी नहीं किया तो ये ट्रिप करेगा, ये भी नहीं किया तो ग्रेड ट्रिप करेगा। ठीक है, लेकिन सबसे आइडियल आपकी इज्जत का सवाल है कि ये ट्रिप करेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है फास्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन फास्ट होना चाहिए, वो तो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है। जनरली 1 से 2 साइकिल में ट्रिपिंग हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल का भी प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बैटरी जो है, ये सारा तो बैटरी से ऑपरेटेड है, जितने भी ब्रेकर हैं, अगर बैटरी चार्ज नहीं हो पाया, बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर नहीं है, फिर भी आपको काम करना है तो आपको उसको मैनुअली जाकर के ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैनुअल प्रोविजन भी होना चाहिए जो रहता है। और जोनल प्रोटेक्शन आप समझ ही गए। एक और चीज आती है इसमें, प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन। तो देखिए ये जो है ना, इस फीडर के लिए ये प्राइमरी है, अगर ये नहीं काम किया तो ये काम करेगा, तो इसके लिए ये बैकअप है, और इसके लिए ये बैकअप है, और इसके लिए ये बैकअप है। समझ में आ रही बात? जिस ब्रेकर के जोन ऑफ प्रोटेक्शन में फॉल्ट है वो प्राइमरी है, प्राइमरी प्रोटेक्शन। और अगर वो ऑपरेट नहीं किया तो उसके पीछे वाला ब्रेकर ऑपरेट करेगा, वो उसका बैकअप प्रोटेक्शन है ना। समझ में आ रही बात? तो इस फीडर का बैकअप कितना है? 1 2 3 ब्रेकर इसके बैकअप में है। समझ में आ गई बात? तो ये प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन है, सारा कुछ आपके नोट्स में है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर यूनिट सिस्टम में स्टार्ट करेंगे, और फिर वहां से आपका फॉल्ट एनालिसिस का पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।